हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। साउंड आ रही है जी मेरी? हेलो हेलो हाँ सर। जी, आवाज आ रही है? यस सर। सर आई एम फ्रॉम सूरत, बिग फैन। हाँ जी। सूरत से हूँ सर, मैं सूरत गुजरात से। अच्छा, गुजरात से बोल रहे हो? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। सर सीएस एग्जीक्यूटिव में। चलो जी, बाकी बच्चे आ रहे हैं फटाफट से। अपना वहां से ऑडियो जो है वो प्लीज म्यूट कर देना। बहुत कम बच्चे आए हैं डाउट पूछने। आज एग्जाम पोस्टपोन हो गए तो डाउट्स भी पोस्टपोन हो जाएंगे क्या आज? चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर डाउट सेशन। वेट नहीं करते, ठीक है जी। जैसे जैसे बच्चे आते रहेंगे वैसे वैसे मैं इसको ऐड करता रहूंगा। अदिति, आपका डाउट है? यस सर। चलो बोलना स्टार्ट करो जी एक बार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 48 का सर ये जो कन्वर्जन था, हाँ मेथड ऑफ जी। कन्वर्जन, हाँ जी। रूल 115 ए का सर ये मुझे समझ में नहीं आया था। अच्छा, तो डाउट मेरे पास ये आया है, बाकी सारे बच्चे भी एक बार ध्यान सुनेंगे और अपनी प्लीज ऑडियो जो है वो ना म्यूट करके रखना। डाउट मेरे पास ये है कि जो हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में सेक्शन 48 की फर्स्ट प्रोविजो की थी ना, तो उस प्रोविजो के अंदर जो भी मैंने कहा था कि जब भी हमारे कन्वर्जन रेट लेते हैं वो रूल 115 कैपिटल ए के लेते हैं, तो वो किस तरह से लेते हैं। अब अगर मे भी आपको ध्यान आ रहा हो, कैपिटल गेन के चैप्टर में फर्स्ट प्रोविजो के अंदर मैंने ये कहा था कि जब भी कोई नॉन रेजिडेंट है वो शेयर या डिवेंचर में डीलिंग करेगा, तो उसके केस में जब भी हम कैपिटल गेन निकालेंगे ना, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इंडियन रुपीज में कैलकुलेट नहीं करेंगे, फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे। अब फॉरेन करेंसी कौन सी होगी वो डिपेंड करता है जिस करेंसी में उसने परचेज किए होंगे, सेम करेंसी में कैपिटल गेन निकल के आएंगे, चाहे वो डॉलर है, येन है, पाउंड है, कोई भी करेंसी है, उसके बेस पे हमें करना है। अब मेन मुद्दा क्या निकल के आता है कि अगर मेरे को कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में निकालने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कन्वर्जन रेट चाहिए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास तो रुपीज में होगा। अब अगर रुपीज को फॉरेन करेंसी में लेके आना है उसके लिए मुझे कन्वर्जन रेट चाहिए होंगे। तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है कि जो भी आपके कन्वर्जन रेट होंगे ना, वो रूल नंबर 115 कैपिटल ए जो है उसमें डिफाइन किए हुए हैं। अब जब मैं रूल नंबर 115 कैपिटल ए के पास गया तो उसने मुझसे बोला कि देखो जी, अगर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कन्वर्ट करनी है, मतलब जितने प्राइस पर आपने शेयर परचेज किए थे या जितने प्राइस पर आपने डिवेंचर परचेज किए थे, अगर उस प्राइस को कन्वर्ट करना है तो जिस दिन आपने परचेज किया होगा ना, उस दिन का जो रेट होगा उससे कन्वर्ट करोगे। अब बच्चे के मन में डाउट ही आता है, सर कन्वर्जन रेट आपने हमें दो बताए थे, एक तो रेट हमारा बाइंग रेट होता है और एक रेट हमारा सेलिंग रेट होता है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, आज प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी आप बैंक के पास जाओगे ना, तो बैंक के दो रेट आपको देखने को मिलते हैं, एक तो बाइंग रेट और एक सेलिंग रेट। अब यहाँ पे बाइंग रेट लेना है, सेलिंग रेट लेना है या एवरेज लेना है, तो रूल नंबर 115 ए ये बात कहता है कि जब भी तुम अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कन्वर्ट करोगे, तो जिस दिन तुमने परचेज किया उस दिन इन दोनों का जो एवरेज होगा ना, उस एवरेज रेट को उठा के इस अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कन्वर्ट कर दो। अब मेरी क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो दी होगी रुपीज में, तो उसको मैं क्या करूंगा, जितना अमाउंट होगा डिवाइड बाय एवरेज रेट करूंगा, तो मेरा फॉरेन करेंसी में कोआ मेरी निकल के आ जाएगी। अब मेरी कोआ फॉरेन करेंसी में आ गई। अब मुद्दा यह निकल के आ रहा है सेल कंसीडरेशन। तो फिर जिस दिन मैंने सेल की होंगे ना, तो सेल के दिन का भी बाइंग रेट होगा और सेल के दिन का भी सेलिंग रेट होगा, तो उसका एवरेज निकाल दूंगा, तो फिर सेल प्राइस को सेल के दिन के एवरेज से कन्वर्ट कर दूंगा। अब मेरा फॉरेन करेंसी में सेल प्राइस भी आ गया, सेल प्राइस फॉरेन करेंसी में आ गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉरेन करेंसी में आ गई। अब से क्या रह गया मेरा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इस केस में होगी नहीं, क्योंकि शेयर्स और डिवेंचर वाले केस में कोई भी इंप्रूवमेंट होती नहीं, क्लास के अंदर मैंने बताया था। अब एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर की बात है। अब एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है जैसे तुमने सेल प्राइस कन्वर्ट किया था ना, सेम प्राइस से तुम एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर कन्वर्ट करोगे। अब एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो सेल के दिन का एवरेज होगा उससे हम क्या कर देंगे, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर कन्वर्ट कर देंगे। अब बच्चा यहाँ पे ना ये गलती करके आता है
कि एग्जाम में जब भी ये वाला क्वेश्चन बनेगा ना तो होगा क्या, आपको परचेज के दिन का बाइंग रेट देगा, सेलिंग रेट देगा, आप एवरेज निकाल लोगे। सेल के दिन का बाइंग रेट देगा, सेलिंग रेट देगा, आप एवरेज निकाल लोगे। फिर वो यहाँ पे कंफ्यूजन पता है क्या क्रिएट करेगा, वो जिस दिन आपने एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर की होंगे ना उस दिन का भी बाइंग रेट देगा, सेलिंग रेट देगा। गलती से भी उस रेट को कंसीडर मत करना, वो रेट हमारे किसी काम का नहीं है। इट मींस जिस दिन आपने एक्सपेंडिचर किए उस दिन जो रेट होगा वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक्सपेंडिचर को कन्वर्ट करने के लिए हम सेल के दिन का एवरेज लेते हैं, बस ये बात ध्यान दो। तो मेरा सेल प्राइस फॉरेन करेंसी में आ गया, कोआ मेरी फॉरेन करेंसी में आ गई, उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर मेरे फॉरेन करेंसी में आ गए। अब मेरा कैपिटल गेन जो निकल के आएगा वो किस में आएगा, फॉरेन करेंसी में आएगा। अब उस कैपिटल गेन को जो सेल के दिन का बाइंग रेट होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने एवरेज नहीं बोला, जो सेल के दिन का बाइंग रेट होगा ना उससे मल्टीप्लाई करके आपके जो भी कैपिटल गेन निकल के आएंगे उस पे आप टैक्स पे कर दोगे। अगर लॉस आ रहा है तो फिर आप सब जानते हो लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, वो अपने क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अदिति आपका डाउट कुछ क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आ गया? थैंक यू सर। यस सर। इसमें और कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। सर पीजीवीपी में एक डाउट था। अच्छा, बट एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको बताया ना अभी फर्स्ट प्रोविजो, इसमें एक पॉइंट और मैंने Yes, क्लास sir. के अंदर बताया था कि अब ये सारा पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि जब कोई एनआर इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके कैपिटल गेन ऐसे निकालने। इसके अंदर Yes, ना sir. एक और पॉइंट भी है कि जब मैं शेयर्स और डिवेंचर बेचता हूं तो मेरे हाथ में पैसा आएगा। अब अगर उस पैसे को मैं दोबारा से री इन्वेस्ट कर दूंगा ना तो री इन्वेस्टमेंट पर भी कैपिटल गेन जो निकालोगे वो फॉरेन करेंसी में ही निकालोगे, इंडियन करेंसी में नहीं निकालोगे, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी? तो Okay, मतलब sir. एग्जाम में ना क्वेश्चन पता क्या बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि सेक्शन 48 की फर्स्ट प्रोविजो क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर है या री इन्वेस्टमेंट पर भी है या दोनों पर है? तो आंसर क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट दोनों पर ही ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगी, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है अदिति? Yes, sir. अगला डाउट पूछो। सर पीजीवीपी में सेक्शन नंबर 41 सब सेक्शन 3 और सर आपने इसके साथ 43 सब सेक्शन 6 और प्लस 50 वाला भी करवाया था, तो एक बार दोबारा बोलो, एक बार दोबारा बोलो। सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 41 और सब सेक्शन 3 प्लस में सर आपने 43 और सब सेक्शन 6 और 50 भी करवाया था। ये तीनों सर सेक्शन आपने साथ में करवाया था। 50 ए कराया होगा मैंने, 50 कैपिटल ए, 50 बी। नहीं सर, आपने सिर्फ 50 करवाए थे सर। इसमें ये साइंटिफिक रिसर्च समझ वाला गया और समझ फिर गया other- समझ गया समझ गया समझ गया। Yes, वो sir. ये पॉइंट मैंने कहा था कि अगर आपको ध्यान आ रहा हो, अब जितने बच्चे यहाँ पे बैठे, एक बार मैं डाउट दोबारा से बोल दूं। ठीक है जी? इन्होंने डाउट मेरे पास ये पूछा है कि आप सभी ने जब पीजीपी का चैप्टर किया होगा ना, उस पीजीपी के चैप्टर में एक साइंटिफिक रिसर्च वाला पॉइंट आपने किया होगा, और मे बी अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो सेक्शन नंबर 35 साइंटिफिक रिसर्च का होता है। अब साइंटिफिक रिसर्च वाले केस में जो भी हम रिवेन्यू खर्चा करते हैं 100%, अगर आपको ध्यान रहा हो कैपिटल खर्चा करते हैं तो भी 100% मिलता है। तो हर सेक्शन में अलग अलग ना उसकी लिमिट होती है। अब याद करो, मैंने क्लास के अंदर बताया होगा या अगर आपने सेल्फ स्टडी की है तो भी आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जब भी हम साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट बेचते हैं तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, वो एक सेक्शन 41 सब सेक्शन 3 है, उसके अंदर आपने क्लास में किया होगा। अब एक बात मैंने सोच के बताना, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे हाथ में कैलकुलेटर है। अब ये कैलकुलेटर मेरे हाथ में, इसको ना एज्यूम करो कि ये कैपिटल एसेट है, और ये कैपिटल एसेट मैं यूज कहां पे कर रहा हूं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अब याद करो आपने क्लास के अंदर किया होगा कि जब भी इस कैपिटल एसेट को मैं साइंटिफिक रिसर्च में यूज करूंगा ना तो इस कैपिटल एसेट पर मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जितना खर्चा मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे किया होगा 100% खर्चा मैं पहले ही साल में डेबिट कर लूंगा। 3514 अगर आपको ध्यान आ रहा हो। अब हुआ क्या, मान लो 100 रुपए का मैंने कैलकुलेटर लिया और ये कैपिटल एसेट है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला विवेक कि ये 100 रुपए तो पीएनएल में डेबिट कर ले। मैंने 100 रुपए पीएनएल में डेबिट कर लिए, सारा खर्चा मुझे अलाउड हो गया। 3 साल के बाद अब मुझे लगा कि साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट को ना मुझे बेचना है। अब याद करो मैंने क्लास में 2 केस कहा था, इसको बेचने के 2 तरीके होंगे। या तो मैं इसको मार्केट में डायरेक्टली बेच दूंगा, या मैं क्या करूंगा इस एसेट को अपने दूसरे बिजनेस में लेके चला जाऊंगा, नॉर्मल बिजनेस में, और फिर इसको वहां से बेच दूंगा। ये 2 केस होंगे। तो सबसे पहला केस मैंने क्या बताया कि मैं बिजनेस में बिना यूज किए डायरेक्टली मार्केट के अंदर बेच दूंगा। या दूसरा केस मैंने बताया इसको पहले अपने नॉर्मल बिजनेस में यूज करूंगा फिर आगे बेचूंगा। दूसरा केस ये था। अब सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अब सबसे पहला केस ये क्लास के अंदर बताया था कि अगर मैं डायरेक्टली मार्केट के अंदर बेच देता हूं तो क्या करूंगा। अब एक बार सोच के बताना, 100 लाख, मान लो 100 रुपए का कैलकुलेटर था,
₹100 P&L में डेबिट कर चुके थे और 3 साल के बाद आपने कैपिटल एसेट बेच दी ₹40 की। तो आपको मैंने क्लास के अंदर कहा था कि ये ₹40 जो होंगे ना, ये ₹40 जो होंगे ये आपके हाथ में टैक्सेबल होंगे पूरे के पूरे अंडरहेड पीजीईपी। अब एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो ये कैपिटल एसेट ₹100 की है और अगर ये आपने ₹120 की बेची होती तो क्या होता? तो एक बात मुझे सोच के बोलना, पीजीबीपी के पीएनएल में आपने डेबिट कितने किए थे? ₹100 डेबिट किए थे ना। रिकवरी कितनी हो गई? ₹120। तो ₹100 की रिकवरी जो होगी वो तो टैक्सेबल करना पीजीबीपी के अंदर, और जितनी रिकवरी इसकी कॉस्ट से भी ज्यादा है, मतलब जो ₹20 एडिशनल है ना, वो टैक्सेबल होंगे कैपिटल गेन में। बस एक बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि कॉस्ट तक की जितनी रिकवरी होगी वो सारी पीजीबीपी के अंदर, और जितनी रिकवरी कॉस्ट से ऊपर होगी वो सारी कैपिटल गेन के अंदर जाएगी। एक पॉइंट तो ये। अब दूसरा बच्चा कहता है सर आपने ना क्लास के अंदर ये भी कहा था कि अगर मैं इस एसेट को अपने बिजनेस में लेके जाऊंगा फिर आगे बेचूंगा तो ट्रीटमेंट कुछ अलग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अब एक बात मैं सोच के बताओ जी, ये कैपिटल एसेट मैंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए ली थी और ये ₹100 की थी, तो आपने पीएनएल में डेबिट कितने कर लिए थे? ₹100 पूरे डेबिट कर लिए थे। अब जब ₹100 आपने खर्चे और ₹100 ही पूरे डेबिट कर लिए, इट मीन सारा खर्चा मुझे अलाउड हो गया। अब सोच के बोलो इस एसेट को मैं अपने नॉर्मल बिजनेस में लेके जा रहा हूं, और आपको मैंने कहा था कि जब भी नॉर्मल बिजनेस की बात करूंगा तो आप सब जानते हो, आपने पीजी भी पढ़ा हुआ है, नॉर्मल बिजनेस में ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। और जब ये मेरी एसेट ब्लॉक ऑफ एसेट के अंदर जाएगी तो आपको मैंने क्लास के अंदर क्या कहा था कि ब्लॉक ऑफ एसेट की ओपनिंग डब्ल्यूडीबी लिखते हो, प्लस में जो भी नई एसेट आती है उसकी कॉस्ट लिखते हो। अब एक बोलना, जब ये कैलकुलेटर मैं अपने बिजनेस में लेके जा रहा हूं तो एक नई एसेट की एंट्री हो रही है उस ब्लॉक के अंदर, तो इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी? इसकी कॉस्ट बनेगी नील। एक बच्चा कहता है सर इसकी कॉस्ट तो 100 लाख रुपए की थी। नहीं, एक बात मैंने सोच के बोलो, जो 100 लाख रुपए की कॉस्ट थी वो ऑलरेडी पहले आप पीएनएल में डेबिट कर चुके हो। अब जब सारी कॉस्ट ही आप डेबिट कर चुके हो तो इसकी कॉस्ट अब कितनी आएगी? नील आएगी। तो आपके एग्जाम में ना ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट जब आप बिजनेस में लेके जाते हो तो उस टाइम इसकी कॉस्ट कितनी मानती हो? नील, क्योंकि सारी की सारी कॉस्ट आप पीएनएल में पहले डेबिट कर चुके हो। अच्छा, फिर उसके बाद अगर बेचोगे तो आपको फिर मैंने कहा था कि जब भी आप कोई एसेट ब्लॉक में से बेचते हो तो फिर वही सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाता है कि पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो चुकी है। पिक्चर अभी बाकी का मतलब या तो कुछ ब्लॉक में एसेट बची होंगी या पूरा का पूरा ब्लॉक बिक गया होगा। अब अगर पूरा का पूरा ब्लॉक बिक गया तो फिर या तो गेन आएगा या लॉस आएगा। ये दो ट्रीटमेंट साइंटिफिक रिसर्च वाले केस में होते हैं। तो मैं एक लाइन में कंक्लूड करूंगा। मेरे ख्याल से डाउट था, ये बच्चा कहां पर गया? डाउट था अदिति का। तो मैं एक लाइन में कंक्लूड करूंगा कि आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बने साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट आप बेच रहे हो तो आप बस ये देख लेना कि बेच कैसे रहे हैं। अगर डायरेक्टली बेचेंगे तो उस केस में जितनी कॉस्ट तक अलाउड हुआ था उतनी रिकवरी पीजीपी में टैक्सेबल कर देना, कॉस्ट से ऊपर की रिकवरी कैपिटल गेन में जाएगी। और अगर वो ये बोले कि आपने डायरेक्टली नहीं बेचा, आपने इसको पहले दूसरे बिजनेस में यूज किया, तो उसकी कॉस्ट कितनी बनेगी? नील। और जब फिर उस बिजनेस से आगे बेचोगे ना, उस केस में फिर सेक्शन 50 जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बस एक बात ध्यान दो। अदिति, यस सर। समझ में आया कुछ? यस सर, क्लियर हो गया सर। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। चलो जी, अब सेकंड डाउट बताओ जी, किसका है? सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी आकाश, गुड मॉर्निंग। सर कैपिटल गेन में मेरा डाउट है। सर आपने एक कंसेप्ट कराया था कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में, मुनिसिपल जो म्युनिसिपैलिटी है हाँ उसमें एग्रीकल्चर लैंड होगी 10,000 और मोर पॉपुलेशन, हाँ तो वो कैपिटल एसेट बनेगा। हाँ। सर अगर एग्रीकल्चर लैंड 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर में रहेगी तो भी वो कैपिटल एसेट बनेगा? नहीं 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 नहीं, मैंने ये देखो, मैंने ये कॉन्सेप्ट कराया था कि आपकी अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड अगर इंडिया में है, आपकी अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड वो इंडिया में है, वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट सेक्शन 214 ये बात कहता है कि अगर जो एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है ना, अगर वो इन दोनों में से किसी भी क्लोज में कवर हो जाती है फिर वो कैपिटल एसेट बन जाएगी, उस पर कैपिटल गेन लगेगा। अब सबसे पहला क्लोज क्या था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्रीकल्चर लैंड है और गवर्नमेंट ये बात कहती है वो एग्रीकल्चर लैंड ऐसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर फॉल करती है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में किसी ऐसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर फॉल करती है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है तो उस एग्रीकल्चर लैंड को मैं एसेट मान लूंगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है और फॉर एग्जांपल वो हरियाणा की एक म्युनिसिपैलिटी के अंदर फॉल करती है, बट उस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 9,000 है, तो क्या वो कैपिटल एसेट बनेगी? आंसर इज नो।
और अगर उस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ऊपर होगी तो वो एग्रीकल्चर लैंड मेरी क्या बन जाएगी, कैपिटल एसेट बन जाएगी। पहली बात तो ये। अब आकाश आपका मेरे पास क्वेश्चन ही आ गया, आप कहते हैं कि सर अगर मान लो मेरी एग्रीकल्चर लैंड ना म्युनिसिपैलिटी के अंदर फॉल नहीं करती, मान लो एक म्युनिसिपैलिटी का एरिया है, उस म्युनिसिपैलिटी के अंदर कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, बट गवर्नमेंट कहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर उस म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं है ना, तो उस म्युनिसिपैलिटी के अगर विद इन 2 किलोमीटर में है, विद इन 6 किलोमीटर में है या विद इन 8 किलोमीटर में है, तो भी हम कैपिटल एसेट बना देंगे, प्रोवाइडेड आपने कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड की हो। अब वो कंडीशन क्या है, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड उस म्युनिसिपैलिटी के विद इन 2 किलोमीटर में है तो उस 2 किलोमीटर की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए और 1 लाख तक होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता आपने मेरे वर्ड को कितनी ध्यान से सुना है, मैंने 10,000 से ज्यादा की बात की है। इट मींस अगर एग्जैक्ट 10,000 होगी तो वो कैपिटल एसेट नहीं बनेगी, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। अब बच्चा पता है यहाँ पे कंफ्यूज क्या होता है, कंफ्यूज क्या होता है कि जब मैं म्युनिसिपैलिटी के अंदर की बात कर रहा था तो म्युनिसिपैलिटी के अंदर की पॉपुलेशन 10,000 भी होगी तो भी चलेगा, वहां पे लिखा था 10,000 और मोर, बट अगर मैं उस म्युनिसिपैलिटी के विद इन 2 किलोमीटर की बात कर रहा हूं तो 2 किलोमीटर की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए, 1 लाख तक होनी चाहिए, ठीक है जी। अब दूसरा, अगर वो विद इन 2 में नहीं आ रही, विद इन 6 में आ रही है, तो फिर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा 10 लाख तक, और अगर विद इन 8 में आ रही है तो 10 लाख से ज्यादा, और अगर बियॉन्ड 8 किलोमीटर में आ रही है तो भैया कोई भी कैपिटल एसेट में कवर नहीं होंगी, उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट एक बात और, अगर एग्रीकल्चर लैंड फॉरेन कंट्री में है तो चाहे वो किसी भी म्युनिसिपैलिटी के अंदर हो, कितनी ही पॉपुलेशन हो, ऑलवेज एक कैपिटल एसेट, उस पे कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है आकाश। सर सेकंड क्वेश्चन है सर, आपने एक पॉइंट लिखवाया था स्पेसिफाइड इंटेंजिबल एसेट्स में लूम आर्स का, सर लूम आर्स का मतलब? लूम आर्स का मतलब यार ये होता है, आज जैसे आपको बताओ पानीपत में ना हैंडलूम की फैक्ट्री है जहाँ पे हैंडलूम बनता है, तो हैंडलूम जो होता है ना, जैसे बेडशीट हो गया, कर्टेन हो गया, कारपेट हो गया, तो इसको बनाने के लिए ना गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, भाई हमारी फैक्ट्री में कितने लूम आर्स लग सकते हैं, मतलब कितनी मशीनरी लग सकती है। अब ऐसा नहीं मेरे पास पैसा है मैंने फैक्ट्री लगा ली, मैं कितने भी लूम आर्स लेके आ जाऊंगा, क्योंकि पैसा तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है भैया स्टार्टिंग में तुम 1 लूम आर्स लगाओगे, और अगर तुमने सही से काम किया तो हम तुम्हें 2-3 लूम आर्स की परमिशन और दे देंगे। अब सोच के बोलना, मैंने अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने मुझे 2-3 लूम आर्स की परमिशन और दे दी, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये एसेट तुम्हारी क्या बन गई, सेल्फ जनरेटेड बन गई। अब इसकी कॉस्ट तो मेरी आई नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे अपनी मर्जी से दी है। अब अगर मान लो मुझे लूम आर्स और नहीं लगाने, तो ये परमिशन मैं आगे भी ट्रांसफर कर सकता हूं, उसकी सेल पर क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन लग जाएगा, वो ये चीज था। तो लूम आर्स का मतलब ये समझ लो, जो फैक्ट्री के अंदर आपकी मशीनरी होती है हैंडलूम को बनाने वाली, उसको बोलते हैं लूम आर्स। ठीक है आकाश? यस सर। सर और एक प्रोविजन में सर एक डाउट था पीजीबीपी के चैप्टर में 32 क्लॉज 1 में, सर आपने बताया था ये अमलगमेशन और अमलगमेटेड कंपनी में, सर इसमें लिखा है डेप्रिसिएशन अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज, तो सर इसका फॉर्मूला लिखवाया था आपने, टोटल डेप्रिसिएशन इनटू नंबर ऑफ डेज अपॉन 366। सर तो जो टोटल डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन हमें निकाल के अपोर्शन करना पड़ेगा? हाँ, उसके अंदर तो मैंने ये कहा था कि आप सबसे पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल लो पूरे साल का, फिर जितने दिन अमलगामेटिंग ने यूज किया उतने दिन का अमलगामेटिंग को दे दो, जितने दिन अमलगामेटेड ने यूज किया उतने दिन का अमलगामेटेड को दे दो, मतलब नंबर ऑफ डेज पे आप कैलकुलेशन करोगे। पूरे इनकम टैक्स में नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेशन कहीं पर भी नहीं होती, सिर्फ अमलगामेशन इस केस में जो होती है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, वो सिर्फ नंबर ऑफ डेज बेस पे होती है। ठीक है सर। और सर एक पॉइंट है टीडीएस के चैप्टर में, सर आपने बताया था 197 में जो डिडक्टी है वो सर्टिफिकेट अगर सबमिट कराता है डिडक्टर को, तो सर अगर उसने क्या कहते हैं लेट सबमिट कराया सर्टिफिकेट, जो उसे सबमिट कराना पड़ता है, और जो डिडक्टर है उसने टीडीएस काट लिया, तो सर ये जो डिडक्टी है वो क्लेम कर सकता है, मतलब रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है? अगर उसने, दोबारा बोलो क्या बोला आपने, सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया? यस सर, सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया और सर डिडक्टर ने जो है टीडीएस काट दिया, तो सर इस केस में डिडक्टी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये सर्टिफिकेट आपको पहले ही जमा करवाना पड़ता है ईयर के स्टार्टिंग में ही। ओके सर। ये हमेशा जमा ही स्टार्टिंग में होता है, ताकि इस साल जो भी टीडीएस कटेगा वो इस बेस पे कटेगा। ऐसा नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन में बार बार जमा करवाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको स्टार्टिंग में जमा कराना होता है। ठीक है। और सर एक वर्ड था थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब बता देते? थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब यार होता है कि जहां तक आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, नॉर्मली आप ये बोल सकते हैं एग्जम्पशन लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट एक वाइड टर्म होती है, इसको नॉर्मल छोटे टर्म में बोल सकते हैं एग्जम्पशन लिमिट। ठीक है आकाश? यस सर। सर एक डाउट और है,
अच्छा, एक डाउट और है। यस सर। हाँ जी, ये बाकी जितने बच्चे बैठे हैं वीडियो बंद करके बैठे हैं, क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? सर ये गिफ्ट के लॉ में जो है, अगर सर कोई पर्सन लिव इन रिलेशन में रह रहा है तो उस पे गिफ्ट का लॉ लगेगा? लिव इन रिलेशनशिप में क्या विचार है तुम्हारा नालायक? सर गिफ्ट का लॉ लगेगा नहीं लगेगा? नहीं, पहले ये बताओ ना, लिव इन रिलेशनशिप का तुम्हारा मतलब क्या है? लिव इन रिलेशनशिप मतलब ऑब्वियस सी बात है, हस्बैंड वाइफ तो नहीं है ना वो। यस सर। हाँ, तो उस केस में गिफ्ट का लॉ लगेगा, तो तुम्हारी फियांसी या गर्लफ्रेंड ही तो हो गई वो। कैसी बातें कर रहे हो? और सर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला पॉइंट है सर, इसमें पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोनों कवर होंगे? अगर गवर्नमेंट से अप्रूव है तो दोनों कवर है। ओके सर। आकाश, तुम्हारे Thank you, विचार sir. मुझे सही नहीं लग रहे। हाँ जी, चलो, आकाश के अलावा और कोई डाउट जी? इतने गुड मॉर्निंग सर। प्रिया, धवल, अदिति, मोहित। मोहित, आपका डाउट है? यस सर। ले वीडियो तो ऑन करो, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग हाँ, सर। यस, ओ माय गॉड। हाँ जी मोहित। सर कैपिटल गेन में एक सेक्शन है 50C, हाँ जी। रियल रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन का। उसमें हाँ सर जी। एक चीज है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कंसिडरेशन। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा सर, वो बता दो एक बारी। हाँ, अच्छा, वो बता दूं? हाँ जी, वो वाला पॉइंट बता चलो दो एक बारी। ठीक है, इधर सुना ध्यान से। बच्चे का डाउट मेरे पास ये आया है यार, अगर देखो वीडियो ऑन कर दोगे ना तो फिर तभी तो मजा आएगा, नहीं तो फिर ये तो वही बात हो जाएगी, आप मेरे सामने जैसे बैठे ही नहीं हो। कम से कम ये तो लगे कि हाँ आप मेरे सामने बैठे हो, शर्मा क्यों रहे हो? चलो इधर सुना ध्यान से। आपका डाउट मेरे पास ये आया कि सर 50C में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट था, उस केस में क्या करते हैं? 50C के अंदर ना ये चीज लिखी हुई है। देखो, एक बात मैंने सोच के बताना, पहली बात तो 50C हर एसेट पे एप्लीकेबल नहीं होता। 50C एप्लीकेबल होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, और जो लैंड और बिल्डिंग होगी उस पर एप्लीकेबल होगा, और किसी भी एसेट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब होता क्या, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ना आपको एक बिल्डिंग बेची, और वो बिल्डिंग कितने की बेची है? फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए की बिल्डिंग बेची है, और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ना 1,02,000 पे है। अब 50C में पहले ये लिखा होता था कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस से ज्यादा होगी ना, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को सेल प्राइस मानोगे, जो एक्चुअल सेल प्राइस होगा उसको हम सेल प्राइस नहीं मानेंगे। अब एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताओ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मान लो अब मेरा यहाँ पे सेल प्राइस कितना है? 1,00,000 रुपए है, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1,02,000 पे है। तो अगर मैं 50C का पुराना लॉ पढ़ूं तो गवर्नमेंट ये बात बोलती थी 1,02,000 पे सेल प्राइस बना दो। बट अब जो लॉ हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, अब लॉ ये बात बोलता है कि अगर तुम्हारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तुम्हारे सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है, तब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को सेल प्राइस बनाना, नहीं तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तुम्हारा सेल प्राइस नहीं बनेगी। अब मोहित मुझे कहता है सर इसका मतलब क्या है? मोहित, इसका मतलब ये है, मान लो मेरा सेल प्राइस 1,00,000 रुपए है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1,03,000 पे है, तो देखो 1,00,000 का 5% कितना हो गया? 1,05,000 हो गया ना। तो अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी 1,00,000 से 1,05,000 के बीच में होगी तो 1,00,000 ही मेरा सेल प्राइस बनेगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं बनेगी। ठीक है जी, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सेल प्राइस 1,00,000, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1,03,000, तो भैया सेल प्राइस क्या बनाऊंगा? 1,00,000 बनाऊंगा। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1,04,000, तो भी कितना बनाऊंगा? 1,00,000 बनाऊंगा। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1,05,000, तो भी कितना बनाऊंगा? 1,00,000 बनाऊंगा। बट अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1,06,000 होगी ना, फिर 1,06,000 जो होगी वो मेरा सेल प्राइस बन जाएगा, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरे सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है। ठीक है जी, तो पहली बात तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि भैया स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 105% से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, यहां पर हाँ जी आपके सर। एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा, कई बार ना स्टैंप ड्यूटी जो होती है ना वो आपको 2 दिन की दी होती है। अब 2 दिन की कैसे दी होती है? या तो आपको स्टैंप ड्यूटी दी होगी एग्रीमेंट के दिन की, या आपको स्टैंप ड्यूटी दी होगी रजिस्ट्रेशन के दिन की। अब आप सोच के बोलना, जैसे मान लो आपका और मेरा ना आज एग्रीमेंट हुआ कि मैं आपको ना अपना घर बेच दूंगा, ठीक है नी। अब इसका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होगा, इसकी रजिस्ट्री अभी नहीं होगी, इसकी रजिस्ट्री जो होगी फॉर एग्जांपल 6 महीने के बाद होगी। अब जब आज मेरा एग्रीमेंट हुआ उस टाइम स्टैंप ड्यूटी मान लो 100 रुपए है, जिस टाइम रजिस्ट्री होनी है उस टाइम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 120 रुपए है। तो आप ये बात बोलोगे सर फिर स्टैंप ड्यूटी मैं बेस कौन सी बनाऊं, 100 रुपए 120 रुपए? तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है वो डिपेंड करता है कि अगर बायर ने मतलब आपने मुझे कुछ पैसा एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले पे कर दिया था अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, फिर तो एग्रीमेंट के दिन की वैल्यू लोगे।
और नहीं तो फिर आपको लेनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के दिन की वैल्यू। तो बस ये बात ध्यान देना कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना, आप ये देख लेना कि बायर ने एडवांस जो दिया है वो एडवांस कब दिया है। अगर एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले दिया है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन मोड में दिया है, फिर तो लेंगे एग्रीमेंट के दिन की, नहीं तो रजिस्ट्रेशन के दिन के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होगी ना उसको बेस बना के हम क्वेश्चन करेंगे। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है मोहित? हाँ जी सर। और कोई डाउट? हाँ जी। हाँ जी सर, एक और सर, कल जो आपने स्टूडेंट दरबार में क्वेश्चन नंबर 32 कराया था चैरिटेबल ट्रस्ट का, हाँ उसमें आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाला था, जो आपने 1.5 लाख में से 1 लाख में माइनस किए थे। हाँ जी। तो उसमें सर इंडेक्सेशन ही करना होता क्या? लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन यार करना होता है। प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने जब पहले भी स्टूडेंट दरबार में करवाया था ना, तो भी मैंने कहा था कि इंस्टीट्यूट ने उसके 2 आंसर दिए थे, ठीक है ना। अब वो ये बात बोलता है इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म में करना है, बट अगर आपने विदाउट इंडेक्सेशन भी किया तो भी मैं सही बोल दूंगा, रीजन बीइंग उसने हमें इंडेक्स रेट दिए नहीं थे, ठीक है ना। तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि जो मेरी वो कॉस्ट है ना वो इंडेक्स निकालने के बाद है, उसके बेस पे मुझे आंसर करके आना है, क्योंकि अगर मैं इंडेक्स करूंगा, आप चेक कर लो, उन चारों में से कोई आंसर मैच ही नहीं करेगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो इसलिए जो उसने मुझे क्वेश्चन दिया उसके बेस पे फिर मुझे आंसर करके आना है, ठीक है मोहित? ठीक है सर। सर और एक बात बोलनी थी सर। हाँ जी। आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना था, आप इतनी मदद कर रहे हो हमारी, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो लॉकडाउन में। थैंक यू सो मच सर, लव यू सर। थैंक यू, लव यू थैंक टू यू जी। सो मच सर। थैंक यू सो मच यार, गॉड ब्लेस यू। हेड्स अप टू यू सर, आप इतना नहीं लॉकडाउन नहीं, में इतनी हेड्स हमारी ऑफ तो हेल्प कर रहे नालायक, हो सर। आपको आप नहीं देखो होते तो कितने टैक्स आज पता नहीं बच्चे आए कैसे हैं, होता। जब उनको पता लग गया एग्जाम पोस्टपोन है फिर भी इतने बच्चे आ गए। मुझे तो उम्मीद नहीं थी आज कोई बच्चा आएगा भी, मुझे लग रहा था कि अकेला मैं आके डाउट ना लेने स्टार्ट कर दूं, फिर भी भगवान का शुक्र है कुछ बच्चे डाउट लेने तो नहीं आए, सर, चलो आप कुछ बहुत बच्चे। हेल्प करते हो हमारी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, थैंक यू गॉड सो मच ब्लेस सर। यू। थैंक यू। हाँ जी, और बताओ जी, और किसका डाउट है? हेलो हेलो हाँ जी, हेलो हेलो, ये रेडमी लिखा हुआ है, आपका डाउट है जी? हेलो, हाँ हाँ हाँ, मेरा ही सर। हाँ जी बोलो। सर कार्बन क्रेडिट के बारे में थोड़ा सा बताइए। कार्बन क्रेडिट तो यार ये चीज होती है, जैसे आपको बताओ 2 केमिकल होते हैं, CFC और SCFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो नॉर्मली जब ये केमिकल निकलते हैं ना, तो उससे जो आकाश में ओजोन लेयर होती है ना वो खराब होती है। तो गवर्नमेंट ये बात ओके बोलती है कि अगर कोई इंडस्ट्री ये केमिकल प्रोड्यूस नहीं करेगी ना, उसके लिए हम उसे कंपनसेशन देंगे, उस कंपनसेशन को हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। अब पहले क्या था, इस कार्बन क्रेडिट पर ना टैक्स लगता नहीं था, अब ये कार्बन क्रेडिट जो होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, इसकी ट्रांसफर टैक्सेबल होती है। एक सेक्शन 115 BBG है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कार्बन क्रेडिट आप जब ट्रांसफर करोगे उसकी ट्रांसफर पर 10% फ्लैट आपको टैक्स देना पड़ेगा, और 10% टैक्स है प्लस में 4% सेस लगेगा ही लगेगा। और अगर वो इनकम आपकी, सब जानते हो, अगर इनकम 50 लाख से ऊपर होगी तो सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वो सारी बातें आपकी एप्लीकेबल हो जाएंगी। और बताओ जी, और किसी को डाउट तो नहीं? और डाउट है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही। इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन सर। इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन जो है वो तो आपकी अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। अब अगर वो आर्मी वालों वाली है, अगर वो आर्म फोर्स वाली है, फिर तो वो सारी एग्जम्प्ट होती है सेक्शन 10(19) के अंदर, ठीक है जी। बट अगर वो नॉर्मल फैमिली पेंशन है तो आप सब जानते हो अदर सोर्स में टैक्सेबल है, बट वो अदर सोर्स में ना सारी टैक्सेबल नहीं है, उसकी डिडक्शन मिलती है। और अगर आपको ध्यान आ रहा हो डिडक्शन कितनी मिलती है, जितनी पेंशन मिलेगी उसका 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस जो होगा, उतनी डिडक्शन मिलने के बाद बैलेंस आपकी फैमिली पेंशन टैक्सेबल हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। हाँ जी, और किसी का डाउट जी? प्रिया, धवल, मनन, यस सर। स्वती। हाँ जी धवल। हाँ जी धवल बोलो। तो कैपिटल गेन में डाउट है सर। किस में डाउट है? सर जैसे एक एसएससी है उसके कैपिटल गेन में। हाँ जी बोलो। सर एक एसएससी है, उसकी कोई भी कैपिटल गेन इनकम है और बाकी किसी में इनकम नहीं है, तो सर उस पे हम टैक्स किस हिसाब से लगाएंगे सर? 112A के हिसाब से लगाएंगे क्या सर? नहीं लॉन्ग देखो, टर्म का? नहीं, जब तक वो स्पेसिफिकली आपको नहीं बताएगा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 कैपिटल ए के हैं, तब तक आप 112A में लेके नहीं जाओगे।
जब उसने सिर्फ बोल दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अच्छा सर। ठीक है जी, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसने Yes, sir. 112 में नहीं बोला, तो फिर वो हमें टैक्सेबल करने हैं 112 में, और 112 में आप सब जानते हो 20% टैक्स है, ठीक है जी। अच्छा एक बात अब और ध्यान देना, अब मुझे नहीं पता जितने बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, चलो शुक्र है भगवान का, जितने बच्चे तो पढ़ने के लिए आए हैं, इधर सुना ध्यान से। अब बच्चा पता गलती क्या करता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख के हैं और वो बोलेगा अदर इनकम नहीं है, इस पे टैक्स निकाल दो। अब कई नालायक बच्चे क्या करके आएंगे, उस 5 लाख का ना 20% डायरेक्टली निकाल के आ जाएंगे, जो गलत है। याद करो क्लास में आपने डिस्कस किया होगा कि जब भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स निकालते हो, पहले बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट आप यूज करते हो। अब सोच के बोला मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख के हैं, मेरी अदर इनकम नहीं है, Yes, sir. इट मींस मेरा 2.5 लाख रुपए का स्लैब रेट अभी बचा हुआ है, तो पहले वो 2.5 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से माइनस करूंगा, फिर जो बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएंगे उस पर मैं 20% टैक्स लगाऊंगा, बस ये बात ध्यान देना। तो क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आपका, वो 3 घंटे के अंदर ना माइंड कई बार काम नहीं करता, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ अदर इनकम है या नहीं है। अगर अदर इनकम है और वो पूरा स्लैब रेट यूज कर रही है, फिर तो पूरे लॉन्ग टर्म पर 20% लगा दो। अगर अदर इनकम नहीं है या अदर इनकम कम है जो पूरा स्लैब रेट यूज नहीं कर रही, तो जितना मेरा स्लैब रेट बचा होगा ना उसको मैं लॉन्ग टर्म में यूज करूंगा, फिर जो मेरे बैलेंस लॉन्ग टर्म आएंगे उस पर मैं 20% टैक्स चार्ज करूंगा, बस ये बात ध्यान देना। जी सर। ठीक है धवल? जी सर। यस सर। सर एक और डाउट है सर हाँ पीजीबीपी जी में। हाँ जी हाँ जी बोलो। सर ये जो डेप्रिसिएशन है, जैसे मशीन है, एक मशीन 30 लाख रुपए की थी सर, हाँ तो जी वो है ना फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई पूरी, फिर बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने उसका 25 लाख रुपए दे दिया, तो उसमें जो डेप्रिसिएशन है ना उस साल का नील आ रहा है, तो ये हाँ। सर किस प्रोविजन का सर? नहीं नहीं, नीली तो आएगा ना। देखो अगर आपके पास एक मशीन थी और वो पूरा ब्लॉक जल गया, मशीन फायर से जल गई, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी ने 25 लाख रुपए दिए, तो डेप्रिसिएशन तो डब्ल्यूडीवी पर मिलता है ना। अब जब मेरा पूरा ब्लॉक ही जल गया, मेरी पिक्चर ही खत्म हो गई, तो मैंने, अगर आपने क्लासेस मुझसे लिए तो ठीक है, नहीं तो कहीं से भी लियोगी, आपने ये पढ़ा होगा कि जब पूरा ब्लॉक खत्म हो जाता है तो उस केस में या तो गेन आएगा या लॉस आएगा, डब्ल्यूडीवी कभी नहीं आएगी। और जब डब्ल्यूडीवी नहीं होगी तो डेप्रिसिएशन भी कैसे आएगा? सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 सर, ये जो आपने बोला yes, सर, मैंने yes, आपका क्लास अकॉर्डिंग देखा टू है। सेक्शन 50 बिल्कुल। यस अच्छा सर। सर एक और डाउट था सर मेरे को हाँ जी पीजीबीपी में ही, सर ये जो अपने जो ब्लॉक ऑफ असेट होता है उसमें जो असेट हम परचेज करते हैं, तो जैसे हमने किया कि जो हमने जो परचेज करते हैं जो 6 महीने से कम होगा तो आधा 50% लगा देते हैं, वैसे ही सर सेल में तो पूरा का पूरा माइनस कर देने का कि इसमें भी 50% लगाने का। किसमें? सेल में? सेल में डेप्रिसिएशन का रेट सर। सेल वाले केस में? हाँ, जैसे आपने सर परचेज किया 15 लाख की आपकी डब्ल्यूडीवी थी और 10 लाख की आपने और एडिशनल परचेज की, फिर बाद में आपने उसमें से 5 लाख की सेल कर दी, तो 5 लाख की सेल हमने लास्ट डेट पे की है सर। हाँ तो वो हम उस पे नहीं मिलेगा, उस पे नहीं मिलेगा, उस पे नहीं मिलेगा, पूरा 5 लाख माइनस करेंगे, जो बैलेंस डब्ल्यूडीवी आएगी सिर्फ उस पे मिलेगा। ये बात ध्यान देना, इनकम टैक्स में कभी भी अगर आप मशीन बेच देते हो, इवन लास्ट डे को ही बेचो, तो उस वैल्यू पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, ये बात ध्यान देना। अच्छा सर। ठीक है, वो ना आप अकाउंट्स में करते हो, अकाउंट्स वाले टीचर क्या बोलते हैं, जितने दिन यूज किया उतने दिन का निकाल दो। इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया हमारे यहाँ पर ऐसा क्लेश नहीं है, हमारे यहाँ तो बस इतना है 31 मार्च को तुम्हारी डब्ल्यूडीवी क्या है, और जितनी तुम्हारी डब्ल्यूडीवी 31 मार्च को होगी ना उसके बेस पे हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन, बात खत्म। अच्छा सर। ठीक है धवल? थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। चलो जी और बताओ। हेलो सर। हाँ जी, हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर वो कार्बन क्रेडिट 115G वो बीबीजी है ना, 115 बीबीजी कार्बन क्रेडिट वाला कुछ सर वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए एक बार, मतलब उसका मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पता है क्यों आया था वो सेक्शन। अभी 2 मिनट रेट वगैरह आता बताया, मेरे ख्याल से आप लेट आए हो। मैं अभी आंसर में अभी आया हूँ मैं सर। हाँ चलो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो कार्बन क्रेडिट का ना मतलब ये होता है, नॉर्मली होता क्या, देखो आज इंडस्ट्री के अंदर ना, जैसे यार शुगर इंडस्ट्री है, तो शुगर इंडस्ट्री के अंदर ना जब भी शुगर बनाते हैं तो कई सारे केमिकल निकलते हैं। अब वो केमिकल कौन से होते हैं? CFC और SCFC आपने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं के अंदर, अगर आपने साइंस या कभी पढ़ा हो क्लास के अंदर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये करते हैं क्या, आकाश की जो ओजोन लेयर होती है ना उसको खराब करते हैं। तो जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो ये बात कहता है इस केमिकल को कम से कम निकालना है।
अब कोई भी इंडस्ट्री केमिकल कम कैसे निकालेगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर आज इंडिया में चीनी 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए किलो है, अब अगर गवर्नमेंट बोले भैया तुम केमिकल प्रोड्यूस ना करो, तो वो फैक्ट्री वाले पता है क्या बोलते हैं, उसके लिए ना फिर हमें दूसरा ऑल्टरनेट यूज करना पड़ेगा, वो कॉस्टली है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम दूसरा ऑल्टरनेट यूज करो, और अगर तुम ये केमिकल प्रोड्यूस नहीं करोगे ना, हम तुम्हें कंपनसेशन देंगे। उस कंपनसेशन को बोलते हैं नॉर्मली कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट जो मिलते हैं ना, वो तब मिलते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्री या कोई कंपनी अगर ये केमिकल प्रोड्यूस नहीं करती, उसके लिए गवर्नमेंट उसको बेनिफिट देती है। तो अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर कोई इंडस्ट्री वाले ये कार्बन क्रेडिट आगे ट्रांसफर करते हैं, तो इसकी ट्रांसफर पर टैक्स लगेगा पीजीपी के अंदर, और वो सेक्शन 115 बीबी जो आपने बोला, उस पर टैक्स लगेगा फ्लैट 10% और प्लस में 4% सेस। तो जो भी आपका टैक्स निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है हर्षित? जी सर, थैंक यू सर। ओके जी, ओके सर जी, थैंक यू सर जी। वेलकम। चलो जी, और किसी का डाउट है? सिर्फ 4 मिनट बचे हैं हमारे पास, और अगर किसी का डाउट पेंडिंग है तो मेरा अगला डाउट सेशन 12 बजे भी है, ठीक है? या 12 बजे भी जिन जिन के डाउट, मुझे लग नहीं ना वैसे आज आपके हालात क्या 12 बजे आओगे, बट मैं तो 12 बजे आऊंगा ही आऊंगा, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो एक बच्चा आके बैठे। हाँ जी सर सर, क्या बैड डेब्ट वाला बता दीजिए। कौन से वाला? बैड डेब्ट वाला, वो पोजीशन प्रोविजन, वो Bad बैड debts? डेब्ट। हाँ 36। बैड डेट्स के अंदर तो ये है, इनकम टैक्स में पहली बात तो कभी प्रोविजन अलाउड नहीं होते। इनकम टैक्स में अगर एक्चुअल बैड डेट्स होंगे वही डेबिट करोगे, और अगर तुमने प्रोविजन क्रिएट किया, प्रोविजन कभी इनकम टैक्स में डेबिट नहीं होता, अकाउंट्स में डेबिट करते हो। बट जो बैंकिंग कंपनी होती है, बैंकिंग कंपनी को प्रोविजन डेबिट करने की परमिशन होती है। और कितना परसेंट होता है आपको पता होगा, 5% और 8.5%। तो ये दो रेट है। बैंकिंग कंपनी इतना प्रोविजन बना के डेबिट कर सकती है, इससे ज्यादा प्रोविजन बैंकिंग कंपनी भी डेबिट नहीं कर सकती। बट अगर नॉर्मल बिजनेसमैन की बात करूंगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, नॉर्मल बिजनेसमैन ने प्रोविजन क्रिएट कर दिया 1 लाख रुपए का, और जबकि बैड डेट्स हुए 30,000 रुपए के, तो पीएनएल में डेबिट सिर्फ मैं 30,000 रुपए करूंगा। अगर मैंने प्रोविजन डेबिट किया होगा, तो आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि वो डिसअलाउड करना होगा। तो जो प्रोविजन डेबिट की है उसको एड बैक करके जितने एक्चुअल बैड डेट्स होंगे बस वही माइनस करने पड़ेंगे, बस ये बात ध्यान देना। जी सर। ठीक है हर्षित? ओके, थैंक यू सर जी। ओके जी। हाँ जी अदिति, जल्दी पूछ लो, 2 मिनट रह गए बस। हाँ सर, कैपिटल गेन कैसे 50B स्लम सेल वाला सर? स्लम सेल के अंदर तो ये है कि जब भी आप देखो, होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे अब देखो लॉकडाउन चल रहा है, तो आजकल ना कंपनी के हालात बिल्कुल खराब हैं। तो कई कंपनी क्या करेंगी, अपनी ना बहुत सारी, कई कंपनियों की बहुत सारी अंडरटेकिंग है, तो कई कंपनी क्या करेंगी, अपनी पूरी की पूरी अंडरटेकिंग ना आज दूसरी कंपनी को बेच देंगी, क्योंकि उनको पता भी हमारे बस का चलाना नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा ही नहीं है। अब जब भी कोई कंपनी अपना पूरा डिवीजन बेचती है, पूरी अंडरटेकिंग बेचती है, उसको हम स्लम सेल बोलते हैं। तो जब सोच के बोलना, एक मैंने पूरा डिवीजन बेच दिया, उस डिवीजन में कितनी सारी एसेट्स होंगी, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है उन सब एसेट्स पर अलग अलग कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे, हम पूरे डिवीजन को ही एक कैपिटल एसेट मान के कैपिटल गेन लगाएंगे। अब जितने का डिवीजन बिका वो तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हें पता होगा। अब आपके मन में डाउट होगा सर कॉस्ट कैसे निकालें, क्योंकि कॉस्ट तो कैसे हमें पता नहीं होगी। तो गवर्नमेंट कहती है टेंशन मत लो, जो तुमने डिवीजन बेचा उसकी नेटवर्थ कितनी है वो निकाल लो। नेटवर्थ का मतलब क्या है, उस बैलेंस शीट में एसेट्स भी होंगी, उस बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज भी होंगी। तो अगर एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दूंगा, तो जो मेरी नेटवर्थ निकल के आएगी वो तुम्हारी कॉस्ट बन जाएगी। तो पूरे डिवीजन का सेल प्राइस। हाँ जी बोलो अदिति। सर उसमें से कुछ नए एसेट भी तो हमने परचेस किया होगा ना सर, तो फिर उसका कैसे निकालेंगे कॉस्ट? हाँ देखो, नए, मैं वही बता रहा हूँ, नया एसेट परचेज किया तुमने, कुछ भी परचेज किया, पूरी एसेट्स की वैल्यू हमें लेनी है। अब वो डेप्रिशिएबल की WDV लेनी होती है, नॉन डेप्रिशिएबल की बुक वैल्यू लेनी होती है। अब आपके दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा, सर अगर नए एसेट मैंने 3 दिन पहले परचेज किए और पुरानी एसेट मैंने 5 साल पहले परचेज की थी, तो गवर्नमेंट ने आपको, अगर 50 भी ध्यान आ रहा हो, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जब तुम्हारी अंडरटेकिंग बनी और जब तुम्हारी अंडरटेकिंग बिकी, इसके बीच का डिफरेंस अगर 36 मंथ से ज्यादा है, तो सारा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म आएगा, चाहे उसमें नई एसेट्स ही क्यों ना हो। तो सिंपल सी बात है कि अगर नई एसेट्स भी है ना, तो कभी ये मत सोचना वो शॉर्ट टर्म में कवर होंगी, वो लॉन्ग टर्म में कवर होंगी अगर पूरी अंडरटेकिंग 36 मंथ के बाद बिकी है। ओके सर, थैंक यू सर। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, इसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता। स्लम सेल वाले केस में चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही क्यों ना हो, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान देना। विदाउट इंडेक्सेशन कैपिटल गेन निकालने, ये बात ध्यान देना, ठीक है? यस सर। चलो री, तो फिर टाइम मेरे ख्याल से अब 30 सेकंड ही रह गए हैं। तो अब जिनके डाउट्स बचे हैं
वो फिर 12 बजे मुलाकात करेंगे। और जिन्होंने वैसे ही डाउट सुनने हैं तो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम है जी। मुझे तो आना ही है, आज 5 बार मुझे आना है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको टाइम टेबल पता होगा, मुलाकात करूंगा। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और एग्जाम जय हिंद। पोस्टपोन का जय हिंद। मतलब ये नहीं है कि आपने स्टडी पोस्टपोन हिंद करनी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गलती से भी स्टडी पोस्टपोन करोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी, अपनी तैयारी करो, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, आपको भी अपना काम करना है। बाय बाय, यस सर, जी, जय हिंद, जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू सर।